Alright, so now we are doing recognition of stakeholder concept in law under South Africa King 4 वाला. अच्छा, if you'll see South Africa King 4 वाला principles जो है वो चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 9 में भी है, तो मैं कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. ये चैप्टर 9 के हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दैट रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट इन लॉ, ठीक है, अंडर साउथ अफ्रीका, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट इन लॉ अंडर साउथ अफ्रीका किंग 4. तो आपको ये जो 5 पॉइंट है ये तो लिख के ही आने. इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है इसको एलैबोरेट करके आना है 2-3 पॉइंट में, जो कि नीचे आएगा. एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किंग 4 प्रिंसिपल के बारे में बताओ ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साउथ अफ्रीका वाला सिर्फ आता है. अगर ऐसा नहीं आता स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट बताने के लिए, तो स्टेक होल्डर ये वाला बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आता है साउथ किंग 4 रिपोर्ट बताने के लिए. तो ये 4 पॉइंट, ये पांचों पॉइंट को एलैबोरेट करना है. समझ आई इतनी? और अगर ऐसा आता है कि रिकॉग्निशन नहीं, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट इन लॉ, तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, ये पांचों पॉइंट तो लिख के आना है, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, फिर इसको आगे एलैबोरेट करना है. लेट्स मूव फर्दर. तो सबसे पहले क्या बोल रहा है देखना कि अंडर साउथ अफ्रीका किंग 4 रिपोर्ट में ये बोल रहा है कि एलजीएसजीएस जो है, आप उस ये जो साउथ अफ्रीका का जो किंग 4 रिपोर्ट है ना, वो कुछ नहीं है, बस एलजीएसजीएस है. तो एलजीएसजीएस क्या हुआ? एलजीएसजीएस मतलब होता है लीडरशिप एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, लीडरशिप एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. फिर जी आ गया विच इज गवर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन. एक और एस आया विच इज स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग. फिर से जी आ रहा है विच इज गवर्नेंस फंक्शनल एरियाज. एंड फिर से एस आ रहा है विच इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप. अब इसका ऑप्शन नहीं है, इसको तो लर्न ही करना है ना, ऑप्शन ही नहीं है, नाम ही इससे आड़े टेढ़े. चलो नेवर माइंड. कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट, मतलब हमको ये समझ में आ रहा है क्या कि ये जो किंग 4 रिपोर्ट है साउथ अफ्रीका का, ये एलजीएसजीएस है. तो एलजीएसजीएस मतलब लीडरशिप याद आएगा क्या? पूरा नहीं याद आएगा. लीडरशिप याद आएगा, एथिक्स याद आएगा, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप याद आएगा? नहीं आता है, कोई बात नहीं, लीडरशिप याद आएगा. फिर एलजीएसजीएस, तो जी से एक और मैंने याद नहीं आ रहा, बट मैं ऐसे सोच रही हूँ, गवर्निंग कुछ तो था, गवर्निंग था, डेलीगेशन था, कुछ तो था. सो गवर्नेंस था, फंक्शनल एरियाज एक तो जी से, एक था गवर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन. ठीक है, तो गवर्निंग से मेरे को, जी से मेरे को गवर्निंग एंड डेलीगेशन याद आ गया, बहुत हो गया. ठीक है, फिर एस से आ गया स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजी याद आ गया, बहुत हो गया मेरे लिए. फिर जी से एलजीएसजीएस हो गया, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप लास्ट में आ गया आपका. अगेन तो अब मुझे बिना देखे बताना, मुझे बिना देखे बताना कि हम क्या कर रहे हैं बेटा. हम कर रहे हैं कि ये जो एलजीएसजीएस है, ये जो एलजीएसजीएस है वो क्या है बेसिकली. हम बात करें किंग 4 साउथ अफ्रीका के रिपोर्ट की. जब हम किंग 4 साउथ अफ्रीका के रिपोर्ट की बात करते हैं कोको 2016 के हिसाब से, तो उसने बोला है कि साउथ अफ्रीका का किंग 4 रिपोर्ट मतलब एलजीएसजीएस. तो मैंने बोला एलजीएसजीएस क्या है, तो बोलता है लीडरशिप एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, पहला. जी से आ गया दूसरा गवर्निंग एंड डेलीगेशन. ठीक है, ऐसे आ गया स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, जी से आ गया गवर्नेंस एंड इट्स एरियाज. ओके, ऐसे आ गया फिर आपका स्टेक होल्डर रिलेशनशिप. देखो यही था क्या, यही था क्या? लीडरशिप एथिक्स कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग, गवर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन, एंड देन देयर इज गवर्नेंस ऑफ फंक्शनल एरियाज एंड देन लीडरशिप स्टेक होल्डर रिलेशनशिप. अब अपने को ये लिख के आना है पहले पूरा पांचों. उसके बाद स्टेक होल्डर रिलेशनशिप को अपने को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, उसको एक्सप्लेन करना है. तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के बारे में क्या बोल रहा है देखना, दैट द गवर्नेंस बॉडी, यहाँ पे ना ये लोग का एक बॉडी बना दिया. ये लोग को बोल मतलब ये जो कंप्लायंस वाले होते हैं ना, जैसे सीएस हो गया, तो सीएस के बारे में ही समझ लो. बोल रहा है कि जो सीएस के लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो अज्यूम करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेटिंग द राइट डायरेक्शन. उनको अज्यूम करना पड़ेगा कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को देखना है, तो राइट डायरेक्शन उसके लिए सेट करना पड़ेगा, पॉलिसीज अप्रूव करना पड़ेगा, वर्क इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पॉलिसी को डेलीगेट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की राइट डायरेक्शन सेट करके, फिर हमने पॉलिसीज अप्रूव की, पॉलिसी अप्रूव करने के बाद हमने डेलीगेट किया फंक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप टू द मैनेजमेंट. फिर हमने एक्सरसाइज किया ऑनगोइंग ओवरसाइट ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. क्या समझ में आया? सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की बाय सेटिंग द राइट डायरेक्शन, फिर हमने पॉलिसीज को अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद हमने डेलीगेट कर दिया मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, फिर हमने एक्सरसाइज किया ऑनगोइंग ओवरसाइट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और ये क्या करता है बेसिकली, तो ये ओवरसी करता है फॉलोइंग की मेथोडोलॉजी आप कौन सा यूज़ कर रहे हो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, फिर आप डिटर्मिनेशन करो ना मटेरियल स्टेक होल्डर कौन है, फिर मैकेनिज्म दो स्टेक होल्डर का, तो ये नहीं भी लिखा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समझ में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं मैनेजमेंट को फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर एक्सरसाइज ऑनगोइंग ओवरसाइट ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें मेथोडोलॉजी डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल स्टेक होल्डर घुसा देना भाई, क्या प्रॉब्लम है। फिर आ गया यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट विच इज सबसे पहले स्टेक होल्डर रिलेशनशिप क्या, फिर आ गया शेयर होल्डर रिलेशनशिप। शेयर होल्डर रिलेशनशिप इज वेरी इजी पीजी, ये बोला है प्रोएक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए शेयर होल्डर्स के साथ, सारे डायरेक्टर्स को अवेलेबल होना चाहिए एजीएम में, शेयर होल्डर जो है उनको इक्विटेबली ट्रीटेड किया जाना चाहिए, मिनट जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है विच इज रिलेशनशिप विद ग्रुप ऑफ कंपनीज की, ग्रुप कंपनीज के साथ आपका रिलेशनशिप का क्या वांदा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेम पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट था वहां पे अज्यूम करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेटिंग द राइट डायरेक्शन, वही सेम पॉइंट आ गया। फिर ग्रुप गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो होता है वो वो नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एमओए, मतलब जो आपका ग्रुप गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ना, आपका ग्रुप कंपनीज है, सब्सिडरी है, ये है वो है, एसोसिएटेड फलाना ढिमकाना, आई डोंट केयर, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रेमवर्क है ग्रुप गवर्नेंस का, जो आपका कंप्लायंस का फ्रेमवर्क है, दैट शुड नॉट बी इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर एमओए, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, चार्टर्स, बोर्ड एक्सेट्रा। इतना समझ में आया। उसके बाद है ग्रुप गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है रिकॉग्नाइज ईच सब्सिडरी इन अ ग्रुप एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन, की ग्रुप गवर्नेंस मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप के नाम पे खेल रहे हो, आप हर एक कंपनी को, हर एक सब्सिडरी को अपना सेपरेट ज्यूरिस्टिक पर्सन समझ के चलो। अग्रीड ग्रुप गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द ग्रुप, वही इम्प्लीमेंटेशन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है ही इसके अंदर, एक इम्प्लीमेंटेशन वाला पॉइंट फिर से आ गया देखना। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, दैट इट इज डिस्क्लोजिंग द इम्प्लीमेंटेशन, डिस्क्लोज द ओवरव्यू ऑफ ग्रुप गवर्नेंस दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड। पहले तो आप इम्प्लीमेंट करो, फिर आप डिस्क्लोज कर दो कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। फिर है बोर्ड अप्रूव गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो इसमें डिफिकल्ट पॉइंट कौन सा है, डिफिकल्ट अगर देखा जाए तो पहला तो सेम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करो बाय सेटिंग द राइट डायरेक्शन। आपका जो ग्रुप गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो कॉन्फ्लिक्ट विद एमओए या चार्टर, बोर्ड चार्टर या फिर शेयर होल्डर अग्रीमेंट से नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर एक ग्रुप गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ईच सब्सिडरी इन अ ग्रुप एज अ सेपरेट एज एन इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्टिक पर्सन। फिर बोला है कि अग्रीड ग्रुप गवर्नेंस जो है वो इम्प्लीमेंट करो अक्रॉस द ग्रुप, इम्प्लीमेंट करने के बाद डिस्क्लोज करो कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और बोर्ड जो है वो अप्रूव करता है गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सो दिस इज हाउ दिस इज बीन कवर्ड योर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट इन लॉ। बट नेवरदलेस अब अपन करेंगे क्या, चैप्टर 1 में जो इसका दिया है ना किंग फो प्रिंसिपल का, वो करना है अपने को। तो बेसिकली चैप्टर 4 में क्या दिया है देखना अभी। चैप्टर 1 माय बैड, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था एलजीएसजीएस, एलजीएसजीएस पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था ना, लीडरशिप एथिक्स एंड योर दिस वन कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। इसमें कुछ नहीं, अपने मन से लेके आना, दैट गवर्निंग बॉडी लीड एफिशिएंटली एथिकली एंड इफेक्टिवली एफिशिएंटली इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन इज सीन टू बी रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन। भाई एलोबरेट ही तो करना है। स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस में यही डाला है दैट इंश्योर दैट द रिपोर्ट्स जो है स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचाओ ताकि वो लोग अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो भी उनको लेना होगा। फिर आया अपना गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन। गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन में बोला है दैट द अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस फॉर टू डिस्चार्ज इट्स गवर्नेंस रोल इफेक्टिवली, इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए, इफेक्टिवली डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटी, इवैल्यूएशन ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस, खुद से ही लिखना है भाई। फिर गवर्नेंस फंक्शनल एरियाज में यही बोला है, सपोर्ट करो सेटिंग एंड अचीविंग इट्स स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंसेस, देन फेयरली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, चीज़ें अपनी मन से ही डालना है, देखा मैंने बताया तो था। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप अभी हमने किया है दैट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स गवर्नेंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्निंग बॉडी शुड अडॉप्ट अ स्टेक होल्डर इंक्लूसिव अप्रोच दैट बैलेंसेस द नीड, इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ मटेरियल स्टेक होल्डर इन द बेस्ट इंटरेस्ट। द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन should ensure that the responsible investment is practiced by, इसको तो हमने अभी इलेबरेट करके पढ़ा है ना पूरा, उसमें से कोई भी पॉइंट डाल देना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इतना समझ में आया। तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड अपना चैप्टर 1 का भी क्वेश्चन किंग फोर वाला साउथ अफ्रीका का, एंड चैप्टर 9 का भी क्वेश्चन। बाय फॉर नाउ।